नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन एक्ट औद्योगिक कानून अधिनियम का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में जाना था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में। ये कब से इफेक्टिव हुआ है? 1 जुलाई 1924। कहने का मतलब ये है, यह एक्ट 1923 में पास हुआ, परंतु लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 1924। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है। एप्लीकेबल इन ऑल ओवर इंडिया, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। अब आते हैं मेन प्रोविजंस के ऊपर। कौन कौन से मेन प्रोविजन है? तो सबसे पहले इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कंपनसेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब क्षतिपूर्ति आपको कब दिया जाता है? जब आपका कुछ नुकसान हो जाए। सपोज कीजिए आप इस इलाके में रहते हैं और उस इलाके में भीषण बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ के कारण या उस भूकंप के कारण, कोई भूकंप आ जाती है और उस भूकंप के कारण आपका घर टूट जाता है, आपका घर बह जाता है, तो सरकार आपको फिर से नया घर बना के नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन उसके भरपाई के लिए आपको कुछ वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सकता है, आपको कुछ क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। तो वही चीज कहलाता है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। आपको कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है। यहाँ प्रोविजंस कौन कौन से, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले, इट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय हु डाइड और सफर फ्रॉम डिसेबलमेंट, टेम्पररी, पार्शियल और टोटल ड्यू टू एक्सीडेंट। देन एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। देखिए, यहाँ दो वर्ड पहले हम लोग क्लियर करते हैं। एक है यहाँ पे एम्प्लॉय और दूसरा है यहाँ वर्ड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो जितने भी वर्कर हैं उन सभी को कहा जाएगा एम्प्लॉय, वो वहाँ के कर्मचारी हैं। और आपके जो इंडस्ट्री का मालिक होगा, आपके कंपनी का जो मालिक होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या? एम्प्लॉयर, जो कि नौकरी देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयर, और जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्लॉय, कर्मचारी। तो सपोज कीजिए आप किसी इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आपका उसमें मृत्यु हो जाता है, या आपके अंदर विकलांगता आ जाती है। ये विकलांगता या तो टेम्पररी हो सकती है, या पार्शियल हो सकती है, या टोटल, पूर्ण रूप से आप विकलांग हो सकते हैं। टेम्पररी विकलांगता का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए आपका हाथ में फ्रैक्चर हो गया या आपका पैर टूट गया, ये कहलाएगा टेम्पररी डिसेबलमेंट। कुछ दिन के बाद आप फिर से ठीक हो सकते हैं, पहले जैसा हो सकते हैं। एक होता है पार्शियल डिसेबलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आपका एक हाथ कट गया, या तो बायां हाथ कट गया या दायां हाथ कट गया, आपका पैर कट गया, इस शरीर का कोई पार्ट में आपका विकलांगता आ गई, इसको हम लोग कहेंगे पार्शियल डिसेबलमेंट। एक होता है टोटल डिसेबलमेंट। पूर्ण रूप से आप विकलांग हो गए, आप पूरी तरह से पैरालाइज हो गए, पूरी तरह से आप लकवाग्रस्त हो गए, आप अब काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जिंदा रहिएगा, लेकिन आप काम नहीं कर पाइएगा। इसको कहेंगे हम लोग टोटल डिसेबलमेंट। अगर आपके साथ कुछ घटना होती है जिस कारण आपकी मृत्यु होती है या आप विकलांग हो जाते हैं, इस परिस्थिति में आपके जो एम्प्लॉयर है, जो आपके नियोक्ता है, जो आपके मालिक हैं, वो आपको क्या देंगे? कंपनसेशन देंगे, क्षतिपूर्ति देंगे। ठीक है, ये इस वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 का मुख्य उद्देश्य है। अब आता है बात कि किसको कंपनसेशन नहीं दिया जाए। सबसे पहला आता है कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर का मतलब क्या होता है? आप देखते होंगे किसी इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कर इस तरह होते हैं जो आते हैं, डेली काम करते हैं और चले जाते हैं। तो उनको डेली बेसिस पे उनको तनख्वाह दे दिया जाता है। आज का जितना दिन भर काम किए, आज का जितना मजदूरी निकलेगा, उन्हें शाम को दे दिया जाता है। जब जरूरत होता है तो उन्हें बुलाया जाता है, जब जरूरत नहीं हो तो उसे नहीं बुलाया जाता है। इसे कहते हैं हम लोग कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, दैनिक मजदूर जो होते हैं वो लोग कैजुअल वर्कर्स के अंतर्गत आते हैं।
इन्हें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो उन्हें इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। आगे है दोज एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्मी में काम करते हैं या सैन्य बल के साथ काम करते हैं, उनके ऊपर ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट लागू नहीं है। आगे है वर्कर्स कवर्ड बाय ईएसआई एक्ट। अब देखिए एक नया टर्म आया है यहाँ पे, ईएसआई एक्ट। ईएसआई एक्ट की अगर बात करें तो ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। यह क्या होता है इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ यह है कि अगर आप ईएसआई एक्ट का बेनिफिट लेते हैं तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप एक समय में किसी एक ही एक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। आगे है वर्कर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग। सपोज कीजिए आपका कोई वर्कर ड्रिंक करता है या ड्रग लेता है और उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता है जिस कारण उसके साथ पार्शियल डिसेबलमेंट आ जाता है। तो सबको पहले से पता है कि वो ड्रिंक करता था और ड्रग लेता था, उसके ऊपर ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट लागू नहीं होगा और उसको इसके लिए कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। आगे है विलफुल डिसओबीडियंस बाय द वर्कर। जानबूझकर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, आपके साथ दुर्घटना होती है, आपके साथ का कुछ लॉस होता है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तब भी आपको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का फायदा नहीं मिलेगा। आगे है पर्पसफुल अनसेफ बिहेवियर। आपका काम करने का तरीका सही नहीं है, आप नियम के अनुसार काम नहीं करते हैं जिस कारण एक्सीडेंट हो गया, आपके अंदर विकलांगता आ गई या आपकी मृत्यु हो गई, तो आपको इस परिस्थिति में भी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आगे है लेस देन 3 डेज इम्पैक्ट ऑफ इंजरी। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है जिसका इम्पैक्ट 3 दिनों से कम रहता है, ठीक है, 3 दिनों से कम रहता है, उस परिस्थिति में भी आपको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। एक्सीडेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस टुवर्ड सेफ्टी सपोर्ट्स। आप काम करते हैं, नियम यह है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज करना है, लेकिन आप नहीं करते हैं जिस कारण आपके साथ दुर्घटना हुई और आपकी मृत्यु हो गई या आपके अंदर विकलांगता हो गई। इस परिस्थिति में भी आपको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आगे है द रेट ऑफ कंपनसेशन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी रिजल्ट, दैट इज डेथ, परमानेंट डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट एक्सेट्रा। अब बात आती है कि आपको कंपनसेशन कितना दिया जाएगा। तो ये डिपेंड इस चीज पर करता है कि आपके साथ किस तरह की दुर्घटना हुई है, किस तरह की इंजरी आपको आई है, किस तरह की चोट आई है, आपकी मृत्यु हो गई है, आपको टेम्पोररी डिसेबलमेंट आया है, आप अस्थायी रूप से विकलांग हुए हैं कि अस्थायी रूप से विकलांग हुए, इन सारे बातों पे ये डिपेंड होता करता है कि आपको कितना कंपनसेशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यहाँ देखिए कुछ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए। यह अमाउंट आपको हर जगह अलग अलग भी मिल सकता है क्योंकि यह अमाउंट समय समय पे चेंज होते रहता है। इसलिए अगर कहीं आपको अलग अमाउंट दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप सबको लिखिएगा, सभी को सही माना जाएगा, कोई भी एक लिखिए, सभी को सही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला है, देखिए, इन केस ऑफ डेथ आफ्टर इंजरी। आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है और आपकी मृत्यु हो जाती है, कब? इंडस्ट्री के अंतर्गत। ये नहीं कि आप रोड पे जा रहे हैं और बाइक से और आपको कोई धक्का मारा और आपकी मृत्यु हो गई, तब नहीं। आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और तब आपके साथ कोई दुर्घटना हुई और आपके मृत्यु हो गई। इस केस में एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर और एन अमाउंट ऑफ 80,000 80,000 विच एवर इज मोर। अगर आपके साथ मृत्यु हो जाती है तो आपकी जितनी मंथली सैलरी है उसका 50% आप ले लीजिए और उसको एक रेलेवेंट फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद कोई अमाउंट आएगा, वह अमाउंट और 80,000 दोनों में जो अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है, वो आपको कंपनसेशन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। दोनों में जो अमाउंट ज्यादा होगा वो आपको कंपनसेशन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको 2500 रुपया आपके क्रियाक्रम के लिए, दाह संस्कार के लिए आपको दिया जाएगा। आगे है इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। आप अस्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं, इस परिस्थिति में आपको आपके सैलरी का 60% और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक रेलिवेंट फैक्टर से। इस प्रकार एक कोई राशि आएगी, उस राशि में और 90,000 में जो ज्यादा होगा वह अमाउंट आपको
कंपनसेशन के रूप में दिया जाएगा। अब आगे आता है इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, अस्थाई आंशिक विकलांगता आ गई। मतलब क्या है, सपोज कीजिए आप काम करते थे रहे थे और आपका एक हाथ कट गया। वो हाथ कट गया तो आप सही ढंग से काम तो कर नहीं पाइएगा। आप कलर का काम करते थे या कोई भी हाथ से ही काम करते थे, लेकिन आपका हाथ कट गया, अब तो आप काम नहीं कर पाइएगा अपना ठीक तरीके से। इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। तो कितना कंपनसेशन दिया जाएगा? इन दिस केस कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कॉज्ड बाय द इंजरी। इसमें आपका देखा जाएगा कि इस एक्सीडेंट के कारण आपके अर्निंग कैपेसिटी में कितना लॉस हुआ, उसी के कारण उसी के अनुसार आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। सपोज कीजिए आप दाएं हाथ से काम करते हैं, आप राइट हैंडेड है, ठीक है, और किसी दुर्घटना में, किसी एक्सीडेंट में, कंपनी के अंदर कोई दुर्घटना हुई जिसमें आपका बायां हाथ कट गया, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आप दाएं हाथ से काम करते हैं और आपका दायां हाथ ही कट गया है, जिस हाथ से काम करते हैं वही हाथ आपका कट गया। तो आपका जो पहला केस होगा जिसमें आपका बायां हाथ कटा है, उसमें कम कंपनसेशन दिया जाएगा, कम राशि आपको दी जाएगी कंपनसेशन के रूप में एज कंपेयर टू सेकंड केस, क्योंकि आप दाएं हाथ से काम करते हैं और आपका दायां हाथ ही कट गया, तो आप पूरी तरह से लाचार हो गए हैं। आपका जो अर्निंग कैपेसिटी हुआ है उसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। इस कारण आपको कंपनसेशन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट केस। आगे आता है कुछ नियम कानून है कि कंपनसेशन शुड बी पेड एज सुन एज इट फॉल्स ड्यू। जितना जल्दी हो सके आपको कंपनसेशन का अमाउंट आपको दे देना है, जो विक्टिम्स है उसको प्रोवाइड कर देना है। मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट इज नॉट कंसीडर इन कंपनसेशन। मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट को कंपनसेशन में कंसीडर नहीं किया जाता है। इन केस ऑफ डिफिकल्ट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयर, अगर आपके मालिक की, आपकी इंडस्ट्री की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो एडवांस में आप वो कुछ पेमेंट कर सकता है और बाकी वो बाद में दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी कब तक एक नियम कानून होता है। इफ द कंपनसेशन इज नॉट पेड देन कमिश्नर में डायरेक्ट टू पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ डिले। मान के चलिए आपका जो इंडस्ट्री है, आपका जो मालिक है, वो आपको कंपनसेशन देने में देर लगा रहा है, जल्दी नहीं दे रहा है, तो कमिश्नर क्या कहेगा कि आप जितना कंपनसेशन का राशि है वो तो आप इसको दीजिए ही दीजिए, बाकी आप जितना डिले किए हैं उसका आप सिंपल इंटरेस्ट भी इनको दीजिए, उसको आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। कंपनसेशन शुड नॉट बी डन डायरेक्टली टू द कंसर्न्ड वर्कर या फैमिली, इट शुड बी गिवन थ्रू कमिश्नर। कंपनसेशन डायरेक्ट वर्कर या उसके फैमिली के हाथों में नहीं दिया जाएगा, यह पहले कमिश्नर के थ्रू आपको दिया जाएगा, डायरेक्टली आपके पास नहीं आएगा, कमिश्नर के थ्रू आपके पास आएगा। उसी चीज को यहाँ लिखा गया है। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन। एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के अधीन यह एक्ट काम करता है। स्पेशल कमिश्नर इज मे बी अपॉइंटेड टू एग्जीक्यूट द एक्ट। इस एक्ट का पालन करवाने के लिए एक स्पेशल कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है। आगे है एम्प्लॉयर हैज टू डू कंपनसेशन अंडर फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित केसों में आपके एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देना पड़ेगा। पहला क्या है, इंजरी हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले जब आप कार्य कर रहे हो, जब आप इंडस्ट्री के अंतर्गत के अंदर काम कर रहे हो और आपके साथ कोई दुर्घटना हुई, तभी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अदरवाइज मान के चलिए आप अपने घर में हैं या सड़क पे जा रहे हैं, आपकी दुर्घटना हो गई, इस केस में आपका एम्प्लॉयर कोई कंपनसेशन नहीं देगा। कंपनसेशन देने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, आप उस इंडस्ट्री के अंदर होने चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री में प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा है इंजरी हैज बीन कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट। किसी दुर्घटना के कारण आपको चोट लग गई, आप गंभीर रूप से घायल हो गए या आपकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित केसों में कौन कौन सा केस हो सकता है, टेम्पररी डिसेबलमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट या टोटल डिसेबलमेंट। पूर्ण रूप से आप विकलांग हुए या आपकी मृत्यु हो गई, इन सभी केस में आपके एम्प्लॉयर को आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में जाना। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।